हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 14 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 15 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ने 2014 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा और उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इतिहास वैकल्पिक विषय प्राचीन भारत का प्रश्न है। 2014 में पूछा गया था 20 मार्क्स का, अर्थात आपसे 300 शब्दों में उत्तर लेखन की बात की थी। तो हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसे इनकोड करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है। प्रश्न है, प्रारंभिक भारत के भूमि अनुदान पत्रों में अदानी को क्या विशेषाधिकार दिए जाते थे? सामाजिक राजनीतिक परिवेश के एकीकरण अथवा विघटन के लिए ये भूमि अनुदान पत्र कहाँ तक उत्तरदायी थे? क्लियर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा इसलिए भी है क्योंकि भूमि अनुदान से लेकर यूपीएससी कई बार आपसे प्रश्न पूछती है कि किस प्रकार भूमि अनुदान की व्यवस्था ने राजनीतिक एकीकरण को बाधित किया, किस प्रकार सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न किया, किस प्रकार महिलाओं की दशा को प्रभावित किया, किस प्रकार मंदिर और इकोनॉमी को बूस्ट किया। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह के प्रश्न इस भूमि अनुदान से संबंधित टॉपिक पे कवर कराए जाते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम 1 मार्च से हिस्ट्री ऑप्शनल शुरू करेंगे, तो हम भूमि अनुदान को वहाँ पर और डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी विशेष तौर पर हम यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर को इनकोड करेंगे और इसके प्रश्न के उत्तर को देने की कोशिश करेंगे। क्लियर। हालांकि हम काफ़ी पॉइंट्स आपको यहाँ बता देंगे जिससे आप भूमि अनुदान से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। समझ गए? तो देखते हैं। आपको समयावधि दी है प्रारंभिक भारत। प्रारंभिक भारत का मतलब यही होता है कि अर्ली इंडिया। अर्ली इंडिया जब भी आप पढ़ते हो ना, पूर्वकालीन भारत या पूर्व मध्यकालीन भारत आप पढ़ते हो ना, अर्ली मेडिवल इंडिया। लेकिन प्रारंभिक भारत कौन सा होता है? उस मेडिवल इंडिया के पहले का भारत। समझ गए? अर्थात आप देख सकते हो कि मूलतः गुप्ता टाइम पीरियड के भारत की बात हो रही है। हालांकि शुरुआत तो सातवाहन के काल से हो जाती है। क्लियर। फिर है भूमि अनुदान पत्रों में, अर्थात जो ग्रांट्स दी जाती थी लैंड की, या जो भूमि अनुदान पत्र दिए जाते थे, उनमें अदानी को क्या विशेषाधिकार थे? अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा हो कि अंबानी साहब, सॉरी अडानी साहब को उस समय भी राइट प्राप्त थे। तो बेसिकली ये वाले अडानी नहीं है, ये अडानी हैं कौन से? जिनको ये अधिकार प्राप्त होता था, अर्थात उपहार प्राप्त करने वाले लोग। समझ गए? आप इसको जब इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो वहाँ पे आपको डोनीज मिलेगा, और डोनीज का हिंदी अर्थ होता है उपहार प्राप्त करने वाला। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बेसिक इंग्लिश को या इंग्लिश के वर्ड्स को याद रखा करें। इससे क्या होगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने में आसानी होगी। समझ गए? वैसे भी आप समझ सकते थे कि अदानी कौन हो सकता है। अब जब उसे भूमि अनुदान पत्र दिया जाता था, अर्थात क्या केवल उसे भूमि दी जाती थी? तो नहीं, भूमि के साथ साथ कई सारी प्रिविलेजेस भी दी जाती थी, अर्थात कई सारे विशेषाधिकार दिए जाते थे। तो वो विशेषाधिकार कौन से हमें ये बताना है, और फिर ये बताना है कि इन्हीं विशेषाधिकारों ने किस प्रकार सामाजिक राजनीतिक परिवेश को एकीकृत किया या फिर उसको विघटित किया। क्लियर। मतलब समझ गए कि इसके दो रास्ते बताए गए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस प्रश्न के दो पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, कि एक तो इसने एकीकरण को कैसे प्रमोट किया, दूसरा इसने विघटन को कैसे प्रमोट किया। अर्थात इसका दो तरफा प्रभाव था। क्लियर। और दो तरफे प्रभाव में हम जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ज़्यादा वेटेज किसका था, क्या इसका था एकीकरण का या फिर विघटन का? तो हम देखते हैं कि विघटन का प्रभाव ज़्यादा था। क्लियर। तो देखते हैं कि वास्तव में अब हम उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आप इनको समझ गए होंगे। तो आपको पता है कि जो प्रारंभिक भारत था उसमें जो भूमि अनुदान थी वो व्यवस्था क्यों आई, इसको लेकर एक डिबेट चलती है कि उस समय इनके पास राजस्व की इतनी वसूली नहीं होती थी और इतने बड़े क्षेत्र में ये प्रशासन नहीं कर पाते थे। क्लियर। तो हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम इनको देख लें कि प्रारंभिक भारत के भूमि अनुदान पत्र कौन से थे। अदानी को प्राप्त विशेषाधिकार, अर्थात डोनीस या उपहार पाने वाले को वो कौन से विशेषाधिकार मिले थे? साथ ही सामाजिक राजनीतिक परिवेश का एकीकरण कैसे हुआ था? इसके अलावा कैसे विघटन के उत्तरदायी ये कारण हुए?
साथ ही फिर हम एक निष्कर्ष दे देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको कोट करेंगे। अब देखते हैं, तो आपको पता हो, ये देखिए, ये आपको तथ्य हमेशा डालना है, क्योंकि जब आप ये तथ्य डालते हो ना कि नागनिका के नाना घाट अभिलेख से हमें भूमिदान का प्रमाण मिलता है, तो आपको एग्जामिनर यहाँ पर 1 मार्क्स दे देगा। क्यों? क्योंकि यही तो आपसे पूछना चाह रहा है। समझ गए? तो आप ये बता दोगे। फिर आप देखोगे कि हर्ष के द्वारा 200 गांवों को दान में देने की बात आती है, अर्थात ये भी तो एक तरीके का भूमिदान ही था। क्लियर? और इस भूमिदान की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? सातवाहनों ने। और सातवाहनों के बाद यही व्यवस्था गुप्त काल में परिपाटी बन गई। अब गुप्त काल में जब ये व्यवस्था को प्रमोट किया गया, तो गुप्ता पीरियड को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि गुप्ता पीरियड को ये माना जाता है कि इनका जो शासन था या इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था अन्य राज्यों की अपेक्षा, या अन्य उस समय के क्षेत्रीय राज्यों की अपेक्षा। तो उस शासन को संचालित करने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों हम अधिकारियों को रखें, इससे अच्छा है कि वहीं आसपास के लोगों को एक भूमि दे दें और उनसे कहें कि आप इस भूमि को जोतो, इस भूमि को इकोनॉमिक बूस्ट करो और इस भूमि से जो भी रेवेन्यू मिले वो आप अपने पास रख लो और उस रेवेन्यू के माध्यम से उस एरिया के प्रशासन को रेगुलेट करो। हालांकि आप हमारे अधीन ही रहोगे। समझ गए? तो इससे क्या हुआ कि जब तक तो राजा सत्ता में मजबूत था तब तक इन्होंने किसी ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन जब अयोग्य राजा सत्ता पर स्थापित हुआ तो इन्होंने विरोध कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। या आप कह सकते हो ये जो राजा की योग्यता और अयोग्यता के बीच की जो प्रोसेस थी उसी में सामंती व्यवस्था का उद्भव हुआ। सामंती ये वर्ड आप हमेशा सुनते हो, इसका सामान्य सा मतलब ये होता है कि वो व्यवस्था जिसमें भूमि के माध्यम से, रेवेन्यू के माध्यम से वहाँ के क्षेत्रीय शासक या आप कह सकते हो लोकल लोग अपनी सत्ता चलाते हैं, या आप कह सकते हो वो राजा से स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता चलाते हैं। और राजा को जब ज़रूरत पड़ती है सेना की, लोगों की, तो वो राजा की मदद करते हैं। अर्थात वो राजा के प्रभुत्व में ना होकर राजा से स्वतंत्र होते हैं, स्वच्छंद होते हैं। इसे कहा जाता है सामंती। बाकी हम आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे 1 मार्च से। क्लियर? साथ ही आप देखिए कि जब ये विशेषाधिकार दिए गए या इन लोगों को जब शुरू शुरू में भूमि प्रदान की गई, तो एक तो जो भूमि दी जाती थी तो ऐसा नहीं होता था कि वो भूमि काफ़ी उपजाऊ होती थी, वो अनउर्वर भूमि होती थी, अर्थात बंजर होती थी, परती होती थी, जर्जर होती थी। उस भूमि में एग्रीकल्चर की नई नई तकनीकी का इस्तेमाल कर, नए नए उर्वरकों का उपयोग कर, नई नई फसलों का चक्र जानकर वहाँ पे उपज की शुरुआत की गई। अर्थात उसमें काफ़ी मेहनत की गई। और ये भूमि दी किसे जाती थी? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों ने इस चीज़ के लिए काफ़ी सारे वर्कर्स को, श्रम प्रधान को प्रमोट किया और अपनी तरफ से कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर उस भूमि को सबल बनाया। और जब उस भूमि की उर्वरता बढ़ने लगी, एग्रीकल्चर वहाँ का बूस्ट होने लगा, तो उन ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत हुई और उसी मजबूत स्थिति ने आगे चलकर सामंती व्यवस्था को बूस्ट किया। लेकिन ये प्रोसेस 1 दिन का, 1 घंटे का या 1 दशक का परिणाम नहीं था, ये कई वर्षों का परिणाम था। क्लियर? तो इसीलिए इनके इस खतरे से, या कह सकते हो कि इनको सिक्योरिटी देने के लिए कि ठीक है आप उपजाइए, जब आप उपजा लोगे तो ऐसा नहीं होगा, या जब आप उर्वरक बना लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि राज्य आपसे वो भूमि छीनकर उसे खालसा भूमि में तब्दील कर दे, अर्थात राज्य अपनी भूमि उसे बना ले। ऐसा राज्य नहीं करेगा। तो इसके लिए वो एक लिखित गारंटी देते थे। कौन? राज्य के राजा। किसको? उन अदानियों को। अदानी मतलब ब्राह्मणों को, या जिसको भी देते थे उस समाज के समुदाय को। क्लियर? और उनसे कह दिया जाता था कि हम न केवल आपसे इस भूमि में कर माफ करते हैं, बल्कि आपको सभी प्रकार के फ्यूचर में कर की उगाही के राइट भी प्रोवाइड करते हैं। समझना कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि राजा को ये लगता था कि इतनी जल्दी तो होगा नहीं, और अगर हो भी जाएगा तो इससे क्या हमारा, इससे तो हमारा ही राज्य मजबूत होगा, हमारे ही राज्य में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी
और वैसे भी राजा कम से कम शासन करना चाहता था। कम से कम का मतलब क्या होता है, जैसे वर्तमान भारत सरकार का एक लोगो है, या आप कह सकते हैं क्यूटो है, कि मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। क्लियर? ये क्या है कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी, प्रशासन जैसी अपनी व्यवस्था बना रहा वो बनाए। क्लियर? ये बेसिकली यहीं से प्रेरणा प्राप्त है। इसलिए आप देखोगे कई सारी संस्थाएं बेची जा रही हैं गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सब चीज़ को हम ही देखें। और यही चीज़ आप देखोगे बाद में गुप्तों के पतन का कारण बनती है, या कई सारे उस समय के साम्राज्य का पतन का कारण बनती है। साथ ही इनको एक प्रकार का विशेषाधिकार और मिला था कि आपके क्षेत्र में जो भी अपराधी करेंगे उनको दंड देने की व्यवस्था आप ही के पास होगी। समझ गए? ये भी एक काफ़ी बड़ा विशेषाधिकार था। और इन्हीं छोटे छोटे विशेषाधिकारों ने मिलकर आगे चलकर इनके साम्राज्य को, इनके राज्य को विघटित करने में एक सहायक की भूमिका निभाई। मैंने एक वर्ड बोला है, सहायक, पूरी तरह से नहीं, अन्य भी कई कारण थे। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि ब्राह्मणों को जो दान दी गई भूमि थी वो कर मुक्त होती थी, तथा उन्हें सभी प्रकार के कर उगाने का विशेषाधिकार था कि फ्यूचर में जो भी वो टैक्स वसूलना चाहे वो वसूल सकते हैं। साथ ही अनुदानित ग्रामों में राजा के अधिकारों और अमलों को प्रवेश नहीं करने का उल्लेख था। अमल का मतलब, अमल वो व्यक्ति जो उस समय राजा के द्वारा राजस्व वसूली के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो इनसे कहा गया कि आप उस एरिया में जाओगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप गए तो आप वहाँ के ब्राह्मणों को परेशान करोगे, आप उनसे कहोगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे उपजाओ, तो इससे ब्राह्मणों को लगेगा कि राजा हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो फिर गए भी नहीं। उस क्षेत्र के अपराधियों को सजा देने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ। आप समझ गए कि तीन वो बेसिक मूल राइट कौन कौन से थे। अब जब आपने देख लिया, हालांकि मैंने आपको बेसिक स्टोरी बता दी है कि एकीकरण में इसने कैसे भूमिका निभाई, तो इससे क्या हुआ कि प्रशासन के कार्यों का संचालन संभव हो पाया। मतलब अभी मैंने बताया ना कि जब कई सारे लोगों को ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी भूमि के टुकड़े दे दिए गए, और राजा का मान लो ये पूरा क्षेत्र है, क्लियर, और ये राजा का राज्य है। अब तो राजा ना तो यहाँ पे प्रशासन करेगा, ना यहाँ प्रशासन करेगा, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि राजा को अपने अधिकारी कम रखने पड़े, और जब राज्य को अपने कम अधिकारी रखने पड़े तो उसका रेवेन्यू भी कम खर्च हुआ। इससे क्या हुआ कि राजा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी संख्या कम हो गई, और लोगों के द्वारा सेल्फ रेगुलेशन किया जाने लगा। मतलब क्षेत्रीय जो राज्य थे या जो क्षेत्रीय जो लोग थे वो अपने मोहल्ले की, अपने वार्डों की खुद निगरानी करने लगे और उनका डेवलपमेंट करने लगे। समझ गए? और राजा ने जो ये भूमि दी थी, वास्तव में ये राज्य में बंजर भूमियाँ थी, आबादी तो यहाँ पे बसती थी। तो राजा सोचता था कि हम यहाँ से जितना वसूल लेंगे इसमें हम क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करें, क्यों अपने अधिकारियों को लगाएं, पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ राजा ने जब कर दी तो उसके अधिकारियों की संख्या कम हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जो गुप्तों का जो साम्राज्य था उनमें जो अधिकारी थे वो मौर्यों की अपेक्षा कम थे। कम रहने का कारण आप समझ गए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के लोकल लोग करते थे शासन। फिर है पड़ती जमीन से उत्पादन को बढ़ावा मिला। पड़ती का मतलब होता है 1 या 2 वर्षों के लिए किसी भूमि को खाली छोड़ देना। पड़ती थी, बंजर थी, ये सारी भूमियाँ इसमें उपयोग में लाई गई। साथ ही आयुर्वेद को प्रचार प्रसारित किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा कई प्रकार की औषधियाँ लगाई गई, उनको प्रमोट कराया गया, जिससे जनजाति क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट आया। सुदूर दक्षिण और सुदूर पूर्व में सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ। कहने का मतलब जो जमीन दी गई वो ऐसा थोड़ा ना था कि राज्य की केंद्रीय राजधानी में दी गई, उसे कहाँ दिया गया, बिल्कुल दक्षिण में, बिल्कुल पूर्व में, जहाँ पे राजा जा ही नहीं सकता था या जहाँ वो प्रशासन कर ही नहीं सकते थे। क्लियर? तो इससे सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। हालांकि सभ्यता के डेवलपमेंट में व्यापारियों ने, कई सारे जैन श्रमणों ने, कई प्रकार के बौद्ध उपासकों ने पहले से ही प्रमोशन दे रखा था, पहले से ही योगदान कर रखा था। फिर आप देखोगे भूमि अनुदान से क्या हुआ कि जो जनजाति किसान थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, और जब उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, उनके स्तर में बढ़ोतरी हुई, तो वो ब्राह्मण समाज में आ गए। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए हुआ क्या कि जो जनजाति किसान थे उनकी इकोनॉमी इतनी प्रॉस्पर नहीं थी, तो उनका जो लेवल था वर्ण व्यवस्था के क्रम में वो काफ़ी नीचे था।
लेकिन जब उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो गई तो क्या हुआ कि उनका स्तर बढ़ गया और उनका स्तर इतना बढ़ गया कि वो ब्राह्मणों के साथ समरूप हो गए। क्लियर। और वर्ण संकर की प्रजाति वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न हुई। मैं वर्ण संकर हर बार बोलता हूँ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई एक ब्राह्मण लड़की है या ब्राह्मण लड़का है और दूसरा वैश्य लड़का या वैश्य लड़की है। ये दोनों आपस में विवाह कर लें और ये जब आपस में विवाह कर लें तो इनसे जो संतान की उत्पत्ति हुई वो वर्ण संकर हुई कि इसके भी फीचर हैं और इसके भी फीचर हैं। क्लियर। तो आप ये समझ गए। फिर आप देखिए कि पूर्व मध्यकाल के ग्रंथों से हमें ये भी पता चलता है कि जो शूद्र थे अर्थात जो वर्ण व्यवस्था के अंतिम पायदान पे थे उनको भी किसान कहा जाने लगा। मतलब कि वो जब श्रम करते थे तो श्रम करते करते वो इतने डेवलप हो गए कि उनकी भी स्थिति मजबूत हो गई। समझ, यानी कि समाज का स्तर बढ़ने लगा उनका। अब ये कैसे हुआ होगा? तो देखो, ब्राह्मण खुद तो खेती करता नहीं था। ब्राह्मण ने मान लीजिए जमीन देखी, तो ये जमीन राजा के द्वारा दी गई, तो ब्राह्मण ने सोचा यहाँ पे 200 मजदूर लगेंगे, उनको मजदूरी देने से लाख गुना बेहतर है उनसे हम कह दें कि आप इतनी सी भूमि पे, यहाँ की भूमि पे आप खुद खेती करो। क्लियर। और उससे जो उपज हो वो आप अपने पास रख लेना। क्लियर। और आप इतनी भूमि में, ये जो पूरी भूमि है रेड कलर से, इसमें आप खेती करो हमारी, और इसमें जो उपज होगी उसमें हम आपको कुछ नहीं देंगे, ना ही आपको हम मेहनताना देंगे। क्लियर। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों को भी एक भूमि का टुकड़ा मिल गया और ये भी अपना उत्पादन यहाँ पे करने लगे, तो इनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी। यहाँ पे ब्राह्मणों की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी, मतलब दोनों का फायदा होने लगा। भाई ब्राह्मण कोई राजा तो था नहीं जो उसके पास पैसा होगा, तो उसने सोचा हमको भी फ्री में मिला, तुमको भी थोड़ा सा दे देते हैं, तो ऐसे इनकी स्थिति मजबूत हुई। फिर देखिए विघटन में क्या रोल प्ले किया, अर्थात हमने ये तो देख लिया कि सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण को प्रमोट कैसे किया, अब उसको विघटित कैसे किया। तो इससे क्या हुआ, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित हुई। हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि अनुदान प्राप्त हुए वो ब्राह्मणों को मिले, तो इससे ब्राह्मणवादी जो विचार है उसमें प्रभुता आई। और जब उसमें प्रभुता आई तो उन्होंने वही प्राचीन वर्ण व्यवस्था को प्रमोट किया। और जब वर्ण व्यवस्था को प्रमोट किया तो इसमें फिर से वही सामाजिक अंतर्भेद उभर कर आए, धार्मिक विभेद उभर कर आए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि सत्य यही है, धर्म यही है। और जब उनकी इकोनॉमी मजबूत थी तो उनकी वाणी भी मजबूत हो गई, और उनकी जब वाणी मजबूत हो गई, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, तो उनके अंदर एक पावर आ गई। और जब ये पावर आ गई तो इससे वैश्यों की स्थिति खराब हो गई। क्लियर। तो आप ये देख सकते हो अस्पृश्यता व छुआछूत की समस्या प्रबल हो गई। जब ब्राह्मणवादी विचार आए, जब धार्मिक विभेद आए, जब सामाजिक रूढ़ियां जन्म लेने लगी, तो महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी दुष् कह सकते दुष्वृत्तियां उभर कर आईं। आप खुद ही देखोगे, चांडाल की बात करता है फाहियान जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आता है। सामंती व्यवस्था का उदय हुआ, अर्थात जिसने गुप्त साम्राज्य को दुर्बल बना दिया। सामंती व्यवस्था हमने अभी आपको प्रीवियस में बता दिया कि किस प्रकार सामंतों ने उत्पन्न हुए। ठीक है। फिर आप देखिए कि स्वतंत्र वैश्य किसानों की स्थिति में गिरावट आई, जो कि मैंने अभी बताया। पहले क्या होता था कि वैश्य किसान खुद ही अपनी खेती करते थे, अब उनके पास उतनी भूमि नहीं रही जितनी कि ब्राह्मणों के पास आ गई। तो हुआ क्या कि उनकी स्थिति शूद्रों के नज़दीक आ गई, अर्थात समाज के वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पर वो और शूद्र एक समान हो गए। और पहले पायदान पर ब्राह्मण स्टेब्लिश हो गया, दूसरे पायदान पर क्षत्रिय आ गए, तीसरा स्पेस बना रहा, और जो शूद्र थे उनकी स्थिति प्रमोट होने लगी। समझ गए? तो इस तरीके से वैश्यों में काफ़ी गिरावट आ गई, जिससे वर्ण व्यवस्था का जो ताना बाना था वही डिस्टर्ब हो गया। क्लियर। कि जैसे पहले होता था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये एक सीक्वेंस होता था, इसी में डिस्टर्बेंस आ गया। फिर देखोगे भूस्वामियों और योद्धा वर्ग की स्त्रियों की दशा बिगड़ गई। हुआ क्या, जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, या जो योद्धा वर्ग थे, वो जब युद्ध करते थे तो पराजित होते थे, कभी मृत्यु का वर्ण करते थे। तो उनकी मृत्यु के वर्ण से स्त्रियों की जो सामाजिक जीवन की दशा थी वो प्रभावित हुई। कई सारी स्त्रियों को सती कराया गया, कई सारी स्त्रियां हरम का शिकार हुई। तो ये सारी चीज़ें प्रबल आई। तो आप कभी पढ़ोगे पूर्व मध्यकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, बाल विवाह, ये सारी दुष्वृत्तियाँ कैसी थीं। राजस्थान में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, पूर्व मध्यकाल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी।
और फिर आप निष्कर्ष दे सकते हो कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण को जन्म दिया। हालांकि शांति व्यवस्था में कुछ तो ये सहायक हुआ, लेकिन स्वतंत्र शासकों का जन्म और शक्तियों में उनकी वृद्धि ने सामाजिक व्यवस्था के असंतुलन को प्रभावित किया, जिससे कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई और अंततः बड़े से बड़े साम्राज्य विघटन का शिकार हुए। आप ऐसे इस पूरे प्रश्न के निष्कर्ष को लिख सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा पॉइंट बाय पॉइंट कि हमने कैसे इस पूरे भूमि अनुदान के टॉपिक को कवर किया। क्लियर? उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, इसका उत्तर फ्रेम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।